नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण एवं वैश्विक प्रयास के एमसीक्यू, या इसे आप जैव विविधता भी कह सकते हैं। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 रहा दोस्तों, ओजोन अवक्षय, ठीक है, ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता को खाली स्थान अपनाया गया। ठीक है, प्रश्न एक बार और, ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को खाली स्थान अपनाया गया। तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा, ऑप्शन सी क्योटो विज्ञप्ति द्वारा और ऑप्शन डी वियना सम्मेलन द्वारा। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीति को अपनाया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परक्षण को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों के उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत की क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को किया गया। यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी ढंग से लागू हो गया। ठीक है, और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और यह समझौता 1987 से किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। और लागू कब हुआ? तो 1989 ईस्वी से यह लागू भी हुआ। तो अपने आप में सभी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। ठीक है, ये रहा पृथ्वी और ये रहा ओजोन लेयर जो सूर्य की किरणें आने से बचाती है। ठीक है, प्रश्न 2, बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहां पर निर्धारित हुआ था? ठीक है, प्रश्न 2 एक बार और, बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहां पर निर्धारित हुआ था? ऑप्शन ए क्योटो जापान में, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका में और ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्योटो जापान में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ठीक से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैसों एवं कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को कोप के तीसरे सत्र में स्वीकार किया गया था। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाता है दोस्तों, कोप के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। 16 फरवरी 2005 ईस्वी को प्रभावी हुआ। भारत समेत 183 देश इस समझौते पर 2008 तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, WWF रोशनी कम करते हुए, ठीक है, बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि के बारे में जानकारी दिलाने के लिए, ऑप्शन बी स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन की लागत पर प्रकाश डालने के लिए और ऑप्शन डी WWF की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दिलाने के लिए। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, वैश्विक जलवायु के प्रति जागरूकता, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण तथा ऊर्जा बचत के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल शुरू की गई है। ठीक है, इसे पहली बार वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मनाया गया। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक लाइटों को 60 मिनट मतलब 8:30 से 9:30
रात में के लिए बंद किया जाता है। भारत इस अभियान में पहली बार 2009 में शामिल हुआ। ठीक है, भारत इस अभियान में पहली बार 2009 में शामिल हुआ। और इसके तहत कौन से समय में लाइट बंद की जाती है, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रात के 8:30 से 9:30 तक, 60 मिनट के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में सदस्य शामिल हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में खाली स्थान सदस्य शामिल है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 8। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 18, माफ कीजिए। प्रधानमंत्री की आबोहवा जलवायु परिवर्तन समिति परिषद में 18 सदस्य शामिल हैं। इस परिषद का प्रमुख कार्य जलवायु परिवर्तन का आकलन, परिवर्तित जलवायु के अनुकूल ढांचा तैयार करना तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए कार्य योजना तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक, ऑप्शन बी नर्सरी स्कूलों में दाखिलों को व्यवस्थित बनाना। ऑप्शन सी नर्सरी स्कूलों को विनियमों के तहत लाना। और ऑप्शन डी बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो पर्यावरण का क्वेश्चन है तो आप आसानी से बता देंगे। पांचवा का आंसर ऑप्शन ए युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना नर्सरी स्कूल योजना से संबंधित है। ठीक है, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2015, ठीक है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहता है, 10 अगस्त 2015 ईस्वी में किया। इस योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थी को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग होती अंतरराष्ट्रीय संधि है? ठीक है, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि है? ऑप्शन ए बान करार, ऑप्शन बी रॉटरडैम सम्मेलन, ऑप्शन सी एस्पो सम्मेलन और ऑप्शन डी रामसर सम्मेलन। तो आर्द्र भूमि से तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित संधि है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ था करके भी पूछ लेते हैं, तो ये ईरान शहर के रामसर में 2 फरवरी 1971 को संपन्न हुआ। ठीक है, आईएमपी है। इस सम्मेलन के तहत रामसर संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके उपयुक्त उपयोग के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 है दोस्तों, खाली स्थान 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। ठीक है, खाली स्थान 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। ऑप्शन ए चिरस्थायी आजीविका, ऑप्शन बी वेटलैंड पानी की देखभाल करते हैं, ऑप्शन सी हमारे भविष्य के लिए वेटलैंड्स और ऑप्शन डी वेटलैंड्स और कृषि। ठीक है, तो 7वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चिरस्थायी आजीविका। 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था चिरस्थायी आजीविका। वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स 2016 के विश्व आर्द्रता भूमि दिवस, ठीक है, के लिए मुख्य विषय था। वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ठीक है, ये मुख्य विषय था। विश्व आर्द्रता भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य थीम आर्द्रता भूमि और जलवायु परिवर्तन है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं और 2020 के लिए भी जान लेते हैं। 2020 में इसका विषय क्या था या थीम क्या था। ठीक है, तो वर्ष 2020 के लिए विश्व आर्द्रता भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है, आर्द्र भूमि और जैव विविधता थी। ठीक है, 2020 के लिए इसकी थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता थी। ठीक, प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता था, ये भी याद रखेंगे। 2019 में इसका मुख्य विषय याद रखेंगे। ठीक है, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, और 2020 का भी इसका थीम याद रखेंगे, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। ठीक है, इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। ऑप्शन ए इको एक्शन दिवस, ऑप्शन बी माई प्लेनेट दिवस, ऑप्शन सी अर्थ डे और ऑप्शन डी साइकिलिंग डे। तो 8वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इको एक्शन दिवस। ठीक है, सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही। इको एक्शन दिवस सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। ठीक है, 3 अप्रैल 2017 में सिंगापुर में इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य ग्रीन द रेड डॉट था। ठीक है, इनका उद्देश्य ग्रीन द रेड डॉट था, तो ये भी अपने आप में एक आंसर है, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खाली स्थान को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। ठीक है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खाली स्थान को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। ऑप्शन ए गेट हार्नबिल, ऑप्शन बी घायल मिथुन, ऑप्शन सी औषधि पौधा और ऑप्शन डी काली गर्दन वाली सारस। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी काली गर्दन वाली सारस को बचाने के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था, काली गर्दन वाली सारस को बचाने के लिए। ठीक है, तो यही डेफिनेशन था। ठीक है, ये काली गर्दन वाली सारस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, प्रश्न 10 है दोस्तों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। डायरेक्ट 1986 को भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई, याद रखेंगे 23 मई 1986 ईस्वी को पारित किया गया। इसके अंतर्गत वन, जलवायु और भूमि आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात की गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित है। याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित है। ठीक है, तथा समवर्ती सूची का विषय है, तो ये भी याद रखेंगे। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न 11, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। कोई यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इसलिए प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल और ऑप्शन सी कोपनहेगन। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 पेरिस में हुआ था। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 21, ठीक है, पेरिस फ्रांस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 ईस्वी को आयोजित किया गया था। यह समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से अधिकतम 2 अंश सेल्सियस नीचे रखने से जुड़ा है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के दलों की बैठक की 21वां वार्षिक सत्र था।
ठीक है। और जो 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है यह 2019 में हुआ था। ठीक है। 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन चिली सरकार की अध्यक्षता में 2 से 13 दिसंबर 2019 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे 25वां और 26वां तो कैंसिल हो गया, इंग्लैंड के ग्लासगो शहर में होना था। ठीक है। जो 2020 में होने वाला था वह कैंसिल हो गया, तो अब सीधा होगा 2021 में उसी शहर ग्लासगो में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 है दोस्तों, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ठीक है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, गरीबी के कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सड़कों को हरा भरा रखने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सुरक्षा करना। और ऑप्शन डी, अधिक वर्षा होने के लिए उपाय करना। तो 12वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य ऑप्शन ए, पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का विकास को बढ़ावा देना। 19 सितंबर 2015, याद रखेंगे 29 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हरित में राष्ट्रीय राजमार्ग नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्गों के गलियारे की हरियाली बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक हाईवे निर्माण में खर्च कुल राशि का 1% राजमार्गों के किनारे पौधारोपण और उसकी देखरेख में खर्च होगा। ठीक है। बहुत अच्छी पहल है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 है दोस्तों, कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है। कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, औद्योगिकी उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने के लिए आईपीसीसी द्वारा शुरू किया गया एक क्रेडिट कार्यक्रम है। ठीक है। ऑप्शन बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के कोष के लिए आईएमएफ द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। और ऑप्शन डी, यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के विकल्पों के कोण के लिए कार्यक्रम है। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। कार्बन क्रेडिट यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई भी देश अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करता है तो वैश्विक पर्यावरण संस्थाओं द्वारा उस देश को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए गैसों के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है और इसका कारोबार भी किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2, अर्थात 1 टन CO2 कम उत्सर्जित करने पर 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। ठीक है। तो इसे बोला जाता है कार्बन क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14। आईपीसीसी का पूरा रूप क्या है? ठीक है। आईपीसीसी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए, इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक। ऑप्शन बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी, इंटर गवर्नमेंटल पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का पूरा रूप है। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का ध्यान रखता है। इस संरचना को वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रोग्राम द्वारा स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा,
जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से खाली स्थान के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कणिक तत्व निकलने के कारण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्सेनोजेंस। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड। धुएं निकलने के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और अन्य प्रदूषक कई गुना अधिक होता है। राजधानी में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड को तंबाकू से निकालने वाले धुएं की श्रेणी में रखा है। ठीक है, ऐसे प्रदूषण से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों को फेफड़े का कैंसर और अन्य बीमारी होने का भी खतरा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक खाली स्थान है। ठीक है, अभी चर्चा की है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक खाली स्थान है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन बी नॉन गैजेटेड संगठन, ऑप्शन सी केंद्र सरकार विभाग और ऑप्शन डी निजी कंपनी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों एक फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन तथा उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए गठित की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010, ये भी याद रखेंगे, ईस्वी को हुई। इसकी शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में भी स्थापित करने का प्रावधान है। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। याद रखेंगे, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। प्रश्न 17। खाली स्थान प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नुकसान पहुंचाने वाली, ऑप्शन बी विलुप्त, ऑप्शन सी जो सहज में घायल हो सके, ऑप्शन डी लुप्त प्राय। तो 17 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नुकसान पहुंचाने वाली। ठीक है, प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है IUCN, नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां IUCN, ठीक है, के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में की गई है। ठीक है, यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। ठीक है, यही है जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, कौन सा विलुप्त होने वाला है और कौन सा प्राणी विलुप्त हो गया है, वो प्रकाशित यही संस्था करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खाली स्थान द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खाली स्थान द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के मुंशी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी नरहर विष्णु गाडगिल। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी के मुंशी। ठीक है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के मुंशी द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। तो ये डेट भी याद रखेंगे, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य
मनाया जाता है। ये है के मुंशी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? ठीक है, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? ऑप्शन ए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, 2018 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा करने एवं उत्तम रहन सहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह एक सामाजिक आंदोलन है जिसे वैश्विक मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह है डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रश्न 20 है दोस्तों, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2009। तो 20वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2008। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया। ठीक है, यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विकास के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर में कुल 8 विषय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर में कुल 8 विषय हैं, तो ये भी याद रखेंगे। कुल कितने विषय हैं करके भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा विषय नहीं है करके भी पूछ लिया जाता है, तो ये बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन आता है, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन आता है, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये आदि 8 विषय आते हैं, तो ये भी आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, ये तो आप जानते होंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 ईस्वी में की थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था। ठीक है, 18 में भारत था, 19 में चीन था। ठीक है, इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम वायु प्रदूषण थी। ठीक है, जो 2019 में हुआ उसका थीम था वायु प्रदूषण। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण 2020 की थीम। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो 2020 की थीम है दोस्तों जैव विविधता, कोलैबोरेट बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको यदि यूजफुल लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।